नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं महत्वपूर्ण रूप से मौर्योत्तर काल के बारे में। हम देखते हैं कि किस प्रकार से मौर्य काल की समाप्ति हो जाती है और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसका ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश की स्थापना कर लेता है। और इस काल में हम देखते हैं कि पूरा भारत जो है वो छोटे छोटे राज्यों में राज्यों में इस वक्त बट रहा होता है, जिसमें अगर हम देखें तो बाहर से भी यहाँ पर हमले हो रहे होते हैं, जिसमें हिंद यूनानी आ जाते हैं, शक आ जाते हैं, पल्लव आ जाते हैं, कुषाण आ जाते हैं। ठीक है। और भारत के जो कुछ लोकल साम्राज्य जो राजा हुआ करते थे वह भी यहाँ पर सर उठाने लगते हैं और अलग अलग जो है वो राजवंशों की नींव यहाँ पर पड़ जाती है, जिसमें से शुंग हम पढ़ेंगे, कर्ण हम पढ़ेंगे, सातवाहन हम इसमें देखते हैं, वाकाटक साम्राज्य हम देखेंगे। साथ ही साथ इसमें हम ये भी देख लेंगे कि कलिंग का राजा जो खारवेल है वो कौन हुआ करता था, उसके बारे में भी इसी लेक्चर में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो एक ही लेक्चर के बारे में आपको इतने सारे राजवंशों के बारे में पता लग जाएगा। और यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, मेन रूप से कौन सा क्वेश्चन आता है यहाँ से कि कौन से राजवंश की स्थापना किस राजा ने की थी, वो मैच करवाने के लिए आजकल यूपीएससी पिछले आप 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो पूछती है। और ऐसे क्वेश्चंस को गलत करने का जोखिम हम नहीं उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 127 ईसा पूर्व से लेकर 240 ईस्वी के आसपास तक ये काल जो जाना जाता है वो जाना जाता है मौर्योत्तर काल के रूप में, क्योंकि यहाँ पर एक राजनीतिक विखंडन आपको देखने को मिलता है। एक खंडित रूप से राजनीति हमें यहाँ देखने को मिल जाती है ना। यहाँ पर मगध सहित भारत के जो अनेक साम्राज्य जो भाग हुआ करते थे, वहाँ पर शुंग, कण्व, सातवाहन, वाकाटक जैसे साम्राज्य जो है वो राजवंश जो है वो सत्ता में आते हैं और विदेशी आक्रमण भी यहाँ पर होते हैं। कोई एक केंद्र सत्ता का यहाँ पर अभाव होता है, इसलिए क्षेत्रीय राजा जो थे वो अब स्वतंत्र होने लगते हैं और उन्हीं में से एक होता है कलिंग का राजा खारवेल। ठीक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं सबसे पहले शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना कैसे हुई आपको पता ही है। अंतिम जो मौर्य शासक हुआ करते थे बृहद्रथ की हत्या करके 189 ईस्वी में ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग जो है वो मगध की गद्दी हथिया लेता है और शुंग वंश की स्थापना कर देता है और 36 वर्षों तक वो शासन करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कालिदास की काव्य रचना मालविका अग्निमित्रम जो है वह पुष्यमित्र शुंग के काल में ही वह करते हैं। और इसमें क्या है, पुष्यमित्र शुंग के बारे में के पुत्र के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है। मालविका अग्निमित्रम में ये ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है ऐसा कि मालविका अग्निमित्रम में पुष्यमित्र के पुत्र शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र के पुत्र की कहानी बताई गई, तो बिल्कुल इसमें बताई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर हम आ जाते हैं कि इतिहासकार तारानाथ और पाणिनि जो है जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, वह भी शुंग जो है शुंग को ब्राह्मण वंश का मानते हैं। और पाटलिपुत्र से दूर मगध का एक प्रांत हुआ करता था अवंती, और वहाँ पर अवंती जो है यहाँ पर हुआ करता था अवंती यह। तो अवंती के ऊपर यहाँ पर कठिनाई हो रही थी शासन करने में, इसलिए ये नई राजधानी बना लेता है विदिशा। देखिए ये आपको दिख रहा होगा विदिशा मध्य प्रदेश में। तो पाटलिपुत्र से इसकी राजधानी कहाँ जाती है, विदिशा यहाँ पर आज राजधानी आ जाती है पुष्यमित्र शुंग की। पुष्यमित्र शुंग ने एक सैन्य क्रांति के द्वारा सत्ता हथियाई थी और 2 अश्वमेध इसने यज्ञ भी करे थे। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा जहां जहां भी जाता था वो साम्राज्य उस राजा का माना जाता था। उस घोड़े के पीछे पीछे सेना चला करती थी। अगर कोई दूसरा राजा उस घोड़े को रोकने की चेष्टा करता था तो फिर उसे उस राजा से युद्ध करना होता था, है ना। और इसके अश्वमेध यज्ञ को सिंधु नदी के किनारे पर, सिंधु नदी है उसके किनारे पर यवनों द्वारा पकड़ लिया जाता है, इसलिए फिर यवनों से इसको लड़ना पड़ता है। और इसे पुष्यमित्र शुंग के नाती होते हैं वसुमित्र, उसके नेतृत्व में शुंग सेना ने यूनानियों को परास्त भी कर दिया था, यानी कि यूनानी लोग जो है उनको परास्त भी कर दिया जाता है पुष्यमित्र शुंग के नाती के द्वारा। और पुष्यमित्र शुंग ने साम्राज्य विस्तार के तहत विदर्भ जो है विदर्भ को भी जीत लिया था और इसी विदर्भ की राजकुमारी होती है मालविका। और इसका पुष्यमित्र शुंग का पुत्र होता है अग्निमित्र, और इन्हीं दोनों की प्रेम कहानी है उसी को दर्शाया गया है मालविका अग्निमित्र में कालिदास के द्वारा। यह स्टेटमेंट यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया था। बौद्ध साहित्य दिव्यवदान में पुष्यमित्र को बौद्धों पर अत्याचार करने वाला बताया गया है। तो पुष्यमित्र शुंग जो है उसको बौद्धों पर अत्याचार करने वाला बताया गया है। तो एक धर्म के द्वारा दूसरे धर्म पर अत्याचार करना कोई नई बात नहीं है। हालांकि कुछ लोग जो है इसे मध्यकालीन मुस्लिम आक्रांताओं से या मुस्लिम शासकों से ही जोड़कर देख लेते हैं, परंतु प्राचीन काल में भी ऐसा भारत में चलता ही था। यहाँ पर देखिए पुष्यमित्र शुंग जो है वो बौद्धों पर अत्याचार किया करता था क्योंकि ये खुद को ब्राह्मण शासक बताया करता था। और पुष्यमित्र शुंग ने भरत और सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण भी करवाया था। ये यहाँ से स्टेटमेंट किसी भी जो है
एक इस वाक्य से स्टेटमेंट बन सकता है यूपीएससी में। और शुंग वंश का अंतिम शासक हुआ करता था देवभूति, जिसकी हत्या कर दी जाती है उसके ही एक मंत्री वासुदेव के द्वारा। किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा। तो देखिए, इस शुंग वंश की नींव खुद किसी की हत्या करके पड़ी थी। बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग स्थापना करता है। अब देखिए, इस वंश की समाप्ति भी, या जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे, तो इसकी समाप्ति भी इसी के मंत्री वासुदेव ने मारकर हत्या करके नए वंश की स्थापना कर ली जाती है, कण्व वंश की। किसकी? कर्ण वंश की। तो देखिए, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। तो शुंग वंश की स्थापना मारकर हुई थी, तो इसका अंत भी मारकर ही हो जाता है। और शुंग काल में ही भगवत संप्रदाय जो है, वैष्णव भागवत और शैव धर्म है, तो उसमें तो जो भागवत संप्रदाय है उसका पुनरुत्थान इसी काल में हुआ था। और वासुदेव कृष्ण जो है उसकी प्रधानता यहाँ पर बढ़ जाती है ना। भागवत धर्म जो है उसकी प्रधानता भी इस काल में आकर बढ़ जाती है। और पतंजलि ने इसी काल में पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, और पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी। इसी काल में, शुंग वंश के काल में ही लिखी थी। आपको यह भी याद रखना है। मनुस्मृति जो है, जिसमें कि उस काल के नियमों के बारे में बताया गया था कि किस प्रकार से कौन से नियम लागू होने चाहिए, वह मनुस्मृति भी इसी शुंग वंश के काल में ही लिखी गई थी। और भाजा का जो विहार है वो इसी काल में बनाया गया था। और बौद्ध की गया वेष्टिनी और बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ जो है वो शुंग कालीन कला के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बना सकता है कि भाजा का विहार, गरुड़ ध्वज स्तंभ, बोध गया की वेस्टिनी, ये कौन से साम्राज्य से रिलेटेड हैं? तो यह है शुंग वंश से रिलेटेड है। उसके बाद में शुंग वंश के बाद में आ जाता है कण्व वंश। कौन सा? कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना करता है वासुदेव। जो अंतिम शुंग वंश का शासक होता है उसको मारकर वासुदेव जो है वो यहाँ पर स्थापना कर देता है कण्व वंश की। इस वंश का तीसरा शासक होता है नारायण। इसने अयोग्य और निर्बल शासक हुआ करता था। बहुत ही अयोग्य शासक ये इस काल में हुआ करता था। और इसका विस्तार मात्र बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर ही था। तो देखिए, कण्व वंश बड़ा ही छोटा हुआ करता था, ज़्यादा ये बड़ा साम्राज्य नहीं हुआ करता था। और इस वंश में ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस काल में ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना हुई थी। और इस वंश का अंतिम शासक होता सुशर्मा। देखिए, इस वंश की स्थापना भी किसी की हत्या करके हुई है भाई। शुंग वंश को खत्म करके, हत्या करके कण्व वंश की स्थापना हुई, तो अब इसको भी तो कोई मारेगा, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दी जाती है उसके सेनापति सिमुक के द्वारा। और यह वही सिमुक होता है जो सातवाहन साम्राज्य की स्थापना करता है। देख रहे हैं आप। अब कल को आपको क्रोनोलॉजी में लगवाने के लिए पूछ ले कि पहले कौन सा वंश सत्ता में आया, फिर कौन सा वंश सत्ता में आया, तो भले ही वहां पर डेट दी हुई हो, आप ये देख सकते हो कि सबसे पहले तो शुंग आना चाहिए, और शुंग से पहले मौर्य आने चाहिए, क्योंकि मौर्य को मारकर शुंग, शुंग को मारकर कण्व, और कण्व को मारकर सातवाहन जो है उसकी स्थापना हुई थी वंश की। और कौन सा राजा ने की थी वो भी आपको याद रख लेना। तो सिमुक स्थापना कर देता है सातवाहन वंश की। हालांकि सातवाहन वंश जो है थोड़ा ज्यादा क्षेत्र पर ये जो है राज्य करता है ना। तो आज का जो महाराष्ट्र है, दक्कन का, और आंध्र प्रदेश के अधिकांश भागों पर सातवाहन शासन, ये वंश है, इसकी सत्ता हुआ करती थी। सिमुक नाम का जो व्यक्ति हुआ करता था, सिमुक नाम का राजा, उसने जो है इसकी स्थापना की थी। और ये राज्य अत्यंत शक्तिशाली हुआ करता था। इसे आंध्र भी कहा जाता है, इसे सातवाहन, और पुराणों में इसे आंध्र कहा जाता है। पुराण जो लिखी हुई है उन पुराणों में से आंध्र कहा जाता है। हालांकि ये बात साबित नहीं हुई अभी तक कि आंध्र और सातवाहन एक ही थे, परंतु उनका काल जो है वो एक माना जाता है, समान ही काल है, इसलिए माना जाता है कि आंध्र ही सातवाहन थे और सातवाहन ही आंध्र हैं। ठीक है। इसकी राजधानी हुआ करती थी प्रतिष्ठान। आपको दिख रही होगी यहाँ पर प्रतिष्ठान, या इसे पैठन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैठन। पैठन या प्रतिष्ठान इसकी राजधानी हुआ करती थी, जो आधुनिक आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में हैं। ठीक है। और इस वंश के संस्थापक जो है वो सिमुक हुआ करते थे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और इस वंश के जो शासक हुआ करते थे उनका नाम जो है उनकी माताओं के नाम से आता था। तो ऐसा माना जाता है कि ये वंश जो है ये मात्र सत्तात्मक वंश हुआ करता था, ऐसा माना जाता है। परंतु यहाँ पर देखिए, उत्तराधिकार तो पुत्र को ही मिलता था। तो ये बात, ये भ्रम टूट जाता है कि मात्र आप कहो कि मात्रा ये बहुलीय समाज हुआ करता था, या आप कहो कि पितृ सत्तात्मक समाज नहीं हुआ करता था, ये मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था। ये भ्रम टूट जाता है। परंतु माता का नाम यहाँ पर आता है, और रानी का नाम और एक राजा दोनों एक साथ शासन करते हुए अभी यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो नाम जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमाइन, है ना, यज्ञ श्री शातकर्णी, इस प्रकार के शासक जो है बड़े ही यहाँ पर प्रसिद्ध होते हैं। और गौतमी पुत्र शातकर्णी को तो पश्चिम का स्वामी कहा जाता था। किसका? पश्चिम का स्वामी। आप देख सकते हैं कि पूर्वी तट से लेकर पश्चिमी तट यहाँ पर
या आपका गुजरात वाले क्षेत्र तक इनका शासक फैला हुआ होता है ना। गौतमीपुत्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे और एक राजसूय यज्ञ भी करवाया था। और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में नासिक में एक गुफा जो है वो तपस्वियों को दान में भी दी थी। और ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर अनुदान दिया जाता है और ये अपने आप को ब्राह्मण ही मानते हैं, अपने आप को ब्राह्मण ही मानते हैं। और मौर्य काल की बहुत सारी प्रथाओं को ये आगे जारी रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था। याद रखना कौन सी भाषा, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का। और हाल और गुणाढ्य नाम के जो प्रसिद्ध साहित्यकार हुआ करते थे वो इसी काल में हुआ करते थे। तो देखिए आपको याद रखना है, हाल और गुणाढ्य कौन थे, साहित्यकार थे। कौन थे, साहित्यकार। यूपीएससी ने पिछले 2-3 सालों में से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है कि निम्नलिखित में से मतलब कुछ आपको नाम दे देगा, हाल दे दिया, गुणाढ्य दे दिया, और ये क्या हुआ करते थे, तो ये दे देगा कि ये साहित्यकार हुआ करते थे, ये कोई इंजीनियर हुआ करते थे, कुछ इस प्रकार के आपको नाम दे देगा, या राजा हुआ करते थे। तो हाल और गुणाढ्य इस काल में प्रसिद्ध साहित्यकार हुआ करते थे। हाल ने लिखी थी गाथा सप्तशती। क्या लिखी थी, गाथा सप्तशती नाम की एक पुस्तक लिखी थी या साहित्य लिखा था, गाथा सप्तशती, है ना। यानी इसमें 7 चैप्टर है जिसमें 100 दोहे या वर्ष लिखे गए हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और गुणाढ्य जो है, गुणाढ्य ने बृहत कथा नाम का ग्रंथ लिखा था। क्या, बृहत कथा नाम का ग्रंथ लिखा था किसने, गुणाढ्य ने। तो हाल और गुणाढ्य के आपको नाम याद रखना है। साथ ही साथ इस काल में सातवाहनों सीसा, चांदी, तांबा और प्रोटीन के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। देखिए सोने के सिक्के ये जारी नहीं करते हैं, सोने को ये बहुत कीमती धातु के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो सिक्के जारी करते हैं वो शीशे के जारी करते हैं, शीशे के, ठीक है ना। फिर आगे आ जाए, कार्ले का चैत्य, अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण और अमरावती, माफ कीजिएगा, अमरावती कला का विकास जो है वो सातवाहन काल में ही हुआ था। तो कार्ले का चैत्य आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और अजंता जो गुफा है वह है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है वहाँ पर। कौन सी नदी के किनारे, तो वघोरा नदी। ये स्टेटमेंट भी एक बार पूछ लिया था, कौन सी नदी के किनारे, तो वघोरा नदी के किनारे हैं। और एक किस धर्म से संबंधित है, मात्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे, सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा गुफाएं ये भी औरंगाबाद में ही है, किसमें है, औरंगाबाद में है। और एलोरा जो है वो एलोरा तीनों धर्मों से संबंधित है, जैन धर्म से भी, बौद्ध धर्म से भी और ब्राह्मण धर्म से भी। किससे, ब्राह्मण धर्म से भी ये संबंधित मानी जाती है। और अमरावती कला क्या था, तो उस काल में देखिए 3 कला जो है वो मूर्ति कला की 3 कला जो है वो प्रसिद्ध होती है। एक होती है गांधार कला, जिसको श्रेय जो प्रश्रय देते हैं कुषाण शासक। एक होती है मथुरा कला, माफ कीजिएगा, गांधार कला, मथुरा कला, और एक होती है अमरावती कला, अमरावती कला। तो मूर्ति कला के 3 जो है शैलियां उस काल में विकसित होती है। और इनको अमरावती कला जो है इसको श्रेय किसके द्वारा दिया जाता है, तो इन्हीं सातवाहनों के द्वारा इसको दिया जाता है ना। और गुणाढ्य रचित बृहत कथा के बाद में संस्कृत भाषा में कथा सरित सागर और कथा कोश नाम के प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना भी इसी काल में हुई थी, सातवाहनों के काल में ही हुई थी। तो शुंग काल में किसकी रचना हुई थी, मालविका अग्निमित्रम की। और यहाँ पर किसकी रचना होती है, तो हाल नामक जो हुआ करता साहित्यकार, उसने गाथा सप्तशती लिखी थी, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अजंता है और यह है एलोरा। ये एलोरा का कैलाश मंदिर आपको दिखाया गया है कि पूरे के पूरे पहाड़ को काट कर ही मंदिर यहाँ पर बना दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं वाकाटक साम्राज्य पर। किस पर, वाकाटक वंश पर। तो सातवाहनों के पतन के बाद में यहाँ पर वाकाटक वंश जो है वो आते हैं सामने। और चालुक्य के उदय के तक 6वीं सदी में चालुक्य नाम के वंश एक होता है। तो चालुक्य के उदय तक ये सातवाहनों के बाद वाकाटक ही मुख्य शक्ति यहाँ पर होते हैं। और आपको जब मैं गुप्त काल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि गुप्त काल में गुप्त शासकों के वैवाहिक संबंध हुआ करते थे इन वाकाटकों से, ये मैं आपको बताऊंगा उस काल में, है ना। तो वाकाटकों से गुप्त शासकों के वैवाहिक संबंध भी हुआ करते थे। तो वाकाटक अगर पूछ ले कि कब आया था, तो एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से मौर्योत्तर काल के कौन कौन से साम्राज्य या वंश इस काल में हुआ करते थे। वाकाटक दे रखा था उसमें, है ना, इस प्रकार के वंश वहां पर दे रखे थे, शुंग, कर्ण, तो आपको पहचानना होगा। तो वाकाटक जो है वो मौर्योत्तर काल में है, मौर्यों के बाद में, और गुप्तों से पहले ये हैं, ठीक है। हालांकि गुप्त काल में भी जारी रहते हैं मगर गुप्तों से पहले इनकी स्थापना हो चुकी होती है। वाकाटक जो है इनके स्थापना करता राजा कौन हुआ करते थे, तो विंध्य शक्ति। कौन, विंध्य
शक्ति नाम का राजा था, उसने स्थापना करी थी वाकाटक साम्राज्य की। और विंध्य शक्ति के पहले कौन राजा हुआ करता था वाकाटकों का, इसके बारे में जानकारी हमें नहीं मिलती है। ठीक है, और तीसरी शताब्दी के अंत में ये शुरू होता है और 5वीं शताब्दी तक जो है ये साम्राज्य चलता रहता है। पुराणों के अनुसार विंध्य शक्ति का पुत्र हुआ करता था प्रवरसेन, उसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था और बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक इनका शासन फैला हुआ था, इस प्रकार से माना जाता है ना। वाकाटक शासक जो है वो साहित्य और कला के प्रेमी माना हुआ करते थे और प्रवरसेन ने एक प्रसिद्ध कृति सेतुबंध की रचना की थी। किसकी? सेतुबंध की रचना। तो ये याद रखना, प्रवरसेन ने किसकी रचना की थी? तो सेतुबंध की रचना की थी, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम की रचना किसने की थी? किसने की थी? कालिदास ने की थी। किसके काल में? शुंग वंश के काल में की थी। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद में हम आ जाते हैं कलिंग राज खारवेल के बारे में। तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब मगध का सिक्का डूब रहा होता है और वहां पर मौर्य शासक जो है वो कमजोर पड़ रहे होते हैं, तो इसका फायदा उठाकर जो क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे, ये वही कलिंग है जो जहां पर हमला करने के बाद और विभत्स घटना को देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, वो भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष की नीति अपनाता है। ये वही कलिंग है और उस काल में एक क्षेत्रीय राज्य हुआ करता था, मौर्य साम्राज्य के अधीन हुआ करता था। उसके बाद में जब मौर्य साम्राज्य और मौर्य वंश के राजा जो है कमजोर होने लगते हैं, तो ये क्षेत्रीय राज्य अब अपना सर उठाने लगते हैं और ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। तो ये वही कलिंग राजा खारवेल है, कलिंग का राजा। हालांकि इस कलिंग के ऊपर और भी बहुत सारे आगे गजपति शासक भी जो है वो रूल आगे आके करते हैं। तो ये है खारवेल। तो आज का हम देखें भारत में गंजम, पुरी जिला और कटक का कुछ हिस्सा है ना, ये सब कलिंग के राज्य में माना जाता था इसको। और तेलुगु भाषी कुछ क्षेत्र भी इसमें कलिंग राजा खारवेल जो है उसके राज्य में आया करते थे। ठीक है, अशोक के निधन के बाद में ये राज्य जो है स्वतंत्र हो जाता है और चेदी वंश का शासन यहाँ पर आता है। किस वंश का? चेदी वंश। तो पूछ ले कि ये कलिंग जो है ये खारवेल जो है ये कौन से वंश से हुआ करता था? तो चेदी वंश से हुआ करता था खारवेल, है ना। और चेदी वंश का सबसे विख्यात शासक होता है खारवेल। और राजा खारवेल के संबंध में हमें जानकारी मिलती है, भुवनेश्वर के समीप एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी में हमें मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन? हाथी गुम्फा अभिलेख। याद रखना, तो ये पूछा जा सकता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे रिलेटेड है? तो खारवेल से रिलेटेड है ना, और एक चेदी वंश से रिलेटेड है। और खारवेल जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। किसका था? जैन धर्म का अनुयायी हुआ करता था खारवेल। और उसे क्या कहा जाता था? उसे भिक्षु राज भी कहा जाता था। क्या? भिक्षु राज भी कहा जाता था। तो ये आज के लेक्चर में हमने देख लिए कौन से मौर्य साम्राज्य को समाप्त करके अंतिम शासक बृहद्रथ को मारकर यहाँ पर स्थापना कर लेता है पुष्यमित्र शुंग वंश की, और शुंग वंश के अंतिम शासक को मारकर स्थापना कर लेता है कण्व वंश की, और कण्व वंश को मारकर वहाँ पर स्थापना हो जाती है सातवाहनों की। और सातवाहनों के बाद में यहाँ पर जो है वो आ जाता है वाकाटक साम्राज्य, और वाकाटक साम्राज्य के बाद में यहाँ पर आ जाता है कलिंग का खारवेल। ठीक है, जो कि चेदी वंश का होता है। तो ये तो हो गए हमारे भारत में, या आप कह सकते हो कि ये दक्षिण भारत के राज्य या साम्राज्य इनको माना जा सकता है महत्वपूर्ण रूप से। परंतु इस काल में, मौर्योत्तर काल में, कुछ वंश जो हैं उनका बाहर से भी हमला होता है भारत में। उनके बारे में हम अगले लेक्चर में जानेंगे। उनमें जो होता है वो हिंदू यूनानी होते हैं और इनका फिर प्रभाव क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हिंदू यूनानी आते हैं, फिर शक आते हैं, पल्लव आते हैं, कुषाण आते हैं। इन कुषाणों के राजा कौन कौन हुआ करते थे, कौन सी इन्होंने कला को किस प्रकार से यहाँ पर बढ़ावा दिया, इन सब के बारे में एक अलग से लेक्चर में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर कर लेते हैं यहीं समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।